आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान, वीतराग विज्ञान तीन लोक में सा। वीतराग विज्ञान का घर घर हो यह प्रसार। भाई साहब, हाँ देखिए, आज से आपका ये 56वां वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ होने जा रहा है। इसका मूल तो शिक्षण का प्रशिक्षण है, जिसको बोलते हैं हाउ टू टीच जैनिज्म, कि जैन दर्शन को किस प्रकार से आसानी से समझाया जाए कि जो सामने वाले के हृदय में आसानी से उतर जाए। ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है, और प्राप्त ज्ञान को इस प्रकार अभिव्यक्त करें कि दूसरे उसको आसानी से समझ लें, तो वो दूसरे उसको आसानी से समझ लें। ऐसी शिक्षण के प्रशिक्षण की कला का यहाँ पर अध्यापन कार्य किया जाएगा, बताया जाएगा। आपको सवेरे हमारे स्मारक के महामंत्री महोदय जी ने बताया था कि जो काम गवर्नमेंट का बीएड, एसटीसी, बीटी इनमें 2-2 साल तक नहीं हो पाता होता है, तब जाके सर्टिफिकेट मिलता है। वो यहाँ इस शिविर में मात्र 18 दिन में आपको कौन सा विषय बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, उसकी तैयारी किस प्रकार करना है, और फिर तैयारी करके और बच्चों को किस प्रकार से उसको समझाना है, और बच्चों से उस प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार उन्हें प्राप्त किया, इसका वापस उनसे रिटर्न लेना है। ये सारी कला का अध्यापन यहाँ पर आपको कराया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से आपकी 2 कक्षाएं चलेगी प्रशिक्षण की। वो बाल शिक्षण की कक्षाएं शाम को सवेरे वो अलग चलेगी, तत्व ज्ञान पाठ की माला की शिक्षण कक्षा वो अलग चलेगी। लेकिन इस शिविर की जो मूल ज्ञान है, जिसका नाम ही शिक्षण प्रशिक्षण शिविर है, तो उसकी ये 2 कक्षाएं आपकी यहाँ पर मूल चलेगी, जिसमें सवेरे ये 2 कक्षाएं इस प्रकार से चलेगी। बाल बोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 जो आप लोग पढ़ करके आए हैं, आपने बाल बोध पाठमालाओं की परीक्षाएं दी है, 60% अंक भी आपको उसमें प्राप्त हुए होंगे। उन्हीं बाल बोध पाठमालाओं में आपको और कौन से प्रसंग, कौन से प्रकरण जो अभी तक ज्ञात नहीं है, अछूते रह गए, या जो वास्तव में उनका ज्ञान होना हमें जरूरी है, उसकी आपको सैद्धांतिक कक्षा सवेरे लगेगी। बाल बोध की सामूहिक कक्षा, उसमें सारे बाल बोध आज आपको नंबर दे दिए जाएंगे और बता दिया जाएगा कि बाल बोध वालों को की कक्षा यहीं पर लगेगी सवेरे के समय पे। हाँ, समय उसका 9 से 10:30 बजे का है, और दूसरे शिविरों में वो समय 7:30 से रहता था। अब कैसे थोड़ा समय परिवर्तन किया थोड़ा, इसलिए वो 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक वो बाल बोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 सिद्धांत की कक्षा आपकी यहाँ पर होगी। उसमें आपके पास बाल बोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 होना चाहिए ये, और दूसरा आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए। वैसे तो हम प्रयास करेंगे आपको किट देने का, कि आपको किट देंगे तो उसमें नोटबुक और पेन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको बाल बोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 ये आपको बुक स्टॉल से खरीदना पड़ेगा। अब ये उस बाल बोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 का जो सिद्धांत आपको सवेरे यहाँ पर समझाया जाएगा, जो नवीन बातें आपको बताई जाएगी, उसकी फिर दोपहर में अभ्यास कक्षाएं होगी। जो आपने सवेरे पढ़ा, समझा, सुना, उसी को दोपहर में आप बच्चों को किस प्रकार आसानी से समझा सकेंगे, उसके लिए 2 घंटे की अभ्यास कक्षाएं आपकी दोपहर में चलेगी। तो फिर आपको दोपहर का समय भी बता देंगे कि वो आपको कब
कल से आपकी वो कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी, तो वो आपको उसमें आपको उपस्थित रहना है। तीसरी आपकी शाम को फिर बालबोध भाग 1, 2, 3 जो सवेरे आपने सिद्धांत पढ़ा, उसकी शिक्षण पद्धति की कक्षा, अर्थात उसको किस कला से, किस प्रकार से, किस पद्धति से हम कक्षा में पढ़ा सकते हैं, उसकी तैयारी किस प्रकार पूर्व से हम घर से करके लाएं, तो उसकी ऐसी पाठ योजना बनाकर तैयार करना, उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाना, वो सारी विधि आपको शाम को 4 से 5:30, वो आपकी 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक शाम को कक्षाएं रहेगी। तो इस प्रकार से बालबोध प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की कितनी कक्षाएं हो गई? 3। एक तो सवेरे 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक सिद्धांत की कक्षा, जिसमें आपको सिद्धांत बालबोध भाग 1, 2, 3 में कैसे जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांत आए हैं, जिनका ज्ञान होना हमें हमारे जीवन में आवश्यक ही नहीं अपितु बहुत अनिवार्य है क्या, तो ऐसे मूलभूत बेसिक सिद्धांतों का ज्ञान आपको इस यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, जिसका आपके जीवन में उपयोग हो सके, जिसका आपको भावभाषण हो सके, इस पद्धति से आपको सवेरे 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक वो सिद्धांत की कक्षा, ध्यान रख लेना आप लोग सभी। दोपहर में आपकी अभ्यास की, जो आपने सुबह पढ़ा उसके अभ्यास की कक्षा, और शाम को आपने जो पढ़ा उसी को किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, इसकी विधि, इसकी आपको कला सिखाई जाएगी। तो ये 3 कक्षाएं आपकी हो गई। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा वित्रा विज्ञान भाग 1, 2, 3, जिसका नाम है प्रवेशिका प्रशिक्षण, तो दूसरी कक्षा प्रवेशिका प्रशिक्षण वालों की रहेगी। आज तो आप सब लोगों की सामूहिक कक्षा हो गई, प्रवेशिका वाले भी इसमें बैठे हैं और बालबोध वाले भी इसमें बैठे हैं, लेकिन कल से ये प्रवेशिका वालों की कक्षा सामूहिक, सवेरे की कक्षा और शाम की कक्षा वो अलग स्थान पे होगी। यहाँ तो बालबोध की होगी, सवेरे की कक्षा 9:30 से 10:30 बजे तक बालबोध प्रशिक्षण की सिद्धांत की कक्षा यहाँ पर होगी, और प्रवेशिका प्रशिक्षण जिसमें आपको वित्रा विज्ञान भाग 1, 2, 3, जिसमें जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांत, क्या उपयोग, क्या नाम से तत्व संबंधी भूल, पूजन और भाव, जो भी बातें अपने जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांत है, जिनके ज्ञान हुए बिना हमारा जैनी होना अधूरा है, तो उस वित्रा विज्ञान की बातें जो अपने मौलिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार पर जो पाठ वित्रा विज्ञान भाग 1, 2, 3 में हैं, उनका आपको सिद्धांत का ज्ञान उस सवेरे 9 से 10:30 बजे कक्षा, जो आपका भोजनालय चलता है, जहाँ भोजनालय है ना आपका, उस भोजनालय के साइड में, बाजू में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। तो वहाँ पर वो प्रवेशिका वालों की सवेरे की कक्षा वहीं लगेगी। कहाँ? भोजनालय में, उसके बाजू में दाईं साइड पर जो हॉल है बड़ा, उसमें आपको वो कक्षा वहाँ पर लगेगी। उसका सिद्धांत का ज्ञान वहाँ पर आपको हमारे टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य शांति कुमारी पाटिल वो क्लास आपको वहाँ पर लेंगे, तो आप प्रवेशिका वाले उस 9 से 10:30 बजे वाली कक्षा में वहाँ जाकर के नियमित रूप से अपने बालबोध प्रवेशिका 1, 2, 3, वित्रा विज्ञान भाग 1, 2, 3 के सिद्धांतों का ज्ञान वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में दोपहर में उनकी भी वही अभ्यास कक्षा होगी, जिसका उनको उपयुक्त स्थान, अध्यापक और कितने बच्चे उनके साथ ग्रुप रहेगा, वो सारा आपको बता दिया जाएगा। शाम को भी उनकी कक्षा वही जो वित्रा विज्ञान भाग 1, 2, 3 में मूलभूत सिद्धांत आपने पढ़े, समझे, नई बातें आपको ज्ञात हुई, उनका शाम को आपको किस प्रकार से अपने गांव में जाकर पाठशालाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आप किस प्रकार बच्चों को समझा सकते हैं, वो सारी बात आपको शाम को शिक्षण पद्धति के माध्यम से हमारे टोडरमल स्मारक के महामंत्री, ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि जिन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में ये सिद्धांत की शिक्षण पद्धति की कक्षा पढ़ाई है, और गुरुदेव स्वयं ने खड़े रह करके इनकी कक्षा को सुना है, देखा है, वो आपको वो प्रवेशिका की वित्रा विज्ञान भाग की जो शिक्षण पद्धति, उसकी कला
कैसे जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों को आसानी से पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके, हृदयंगम कराया जा सके, वो सारा आपको शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक वहीं उसी हाल में जहाँ आपकी सवेरे कक्षा लगेगी वहीं आपकी वो लगेगी कल से। और दोपहर में आपकी भी अभ्यास कक्षा लगेगी। जो सिद्धांत आपको सवेरे पढ़ाया गया वही सिद्धांत का दोपहर में 1 घंटा उसका अभ्यास और 1 घंटा दूसरा आपका उस शिक्षण पद्धति का अभ्यास। इस प्रकार से दोपहर में 2 घंटे वो आपके अभ्यास पद्धति की कक्षा होगी। इस प्रकार से आपको कितने हो गए टाइम आपका? 5 घंटे हो गए, है ना। 2 घंटे तो दोपहर के, 1.5 घंटा सुबह का और 1.5 घंटा शाम का। तो 5 घंटे की मेहनत आपको कितना रंग लाएगी, कितना आनंद आएगा, ये बात तो आपको यहाँ के 18 दिन के बाद शिविर में जब रहेंगे कंटिन्यू लगातार मनोयोग पूर्वक अध्ययन करेंगे, करने सीखने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में जैसे नहाने के बाद हमारे मुंह पे कैसी प्रसन्नता आ जाती है ना। गर्मी में हमारा मुंह आकुलित हो जाता है ना, थोड़ा काला पड़ जाता है, और हम बाथरूम में नहाते हैं अच्छे ठंडे पानी से फुव्वारे के साथ, तो निकलते हैं तो हमारा मुंह कैसा खिल जाता है। ऐसा 18 दिन के बाद आपको इसका फल लगेगा, पता लगेगा। इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप इन तीनों कक्षाओं को नियमित रूप से बड़े विनय के साथ, अनुशासन पूर्वक, समय की प्रतिबद्धता, ये 3 बातें आप बराबर ध्यान में रखना। क्या क्या बोला? एक तो आप शिक्षक भी हैं और दूसरा छात्र भी हैं। तो शिक्षक तो किस लिए हैं कि आप जो यहाँ पहले से पढ़ करके आए हो और अब उनको आप दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे, इसलिए आप शिक्षक हो गए। तो आप शिक्षक हैं, अब आप उनको कैसे पढ़ाएंगे वो पद्धति आपको यहाँ सीखना है, इसलिए आप छात्र भी हैं। तो आप छात्र अध्यापक हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी छात्र की अपेक्षा से अपने बड़ों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति बड़े विनय पूर्वक सीखने का भाव आपका होना चाहिए, अनुशासन के साथ। अर्थात अनुशासन का मतलब वो मिलिट्री जैसा अनुशासन नहीं, मतलब समय पे आना, गुरु जी का जो अपने को पाठ पढ़ाया उसको याद करके लाना, अपने विषय के प्रति सजगता रखना, ये अनुशासन की बात है। तो ये आपके अंदर होगा तो मैं आपको बहुत विश्वास के पूर्वक ये बात कहना चाहूँगा कि आपको वास्तव में इस शिविर का जब फल मिलेगा तो आप कहेंगे कि वास्तव में ऐसा शिविर तो हमको कभी चूकना नहीं चाहिए था। इसलिए बहुत विनयपूर्वक, अनुशासन सहित, समय की प्रतिबद्धता के साथ आप इस शिविर को अटेंड करें और शिक्षण प्राप्त करें, ऐसी हम आपके से अपेक्षा रखते हैं। थोड़ा सा एक निवेदन मेरा है, जो यहाँ पर आए हैं वे यहाँ अपना इस साइड में बुक स्टॉल लगा हुआ है, तो वहाँ से जो बाल बोध में है वो बाल बोध 1, 2, 3, और यदि किसी को किट ना मिला कदाचित तो वो भी अपनी नोटबुक या पेन भी वहाँ से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, अथवा हमसे संपर्क करें तो हम उनको दिला देंगे। वैसे किट देने का प्रयत्न सबको करेंगे जो भी रजिस्टर्ड होंगे, जिनके नाम हमारे कक्षाओं में एंटर होंगे, लिखे जाएंगे, उन सबको किट तो दिए ही जाएंगे, मिलेंगे ही सही। लेकिन जिनके नाम नहीं है और वो कहते साहब हम भी बैठेंगे और हम देखेंगे कि वो बराबर आके बैठ रहे हैं, भले उनमें पढ़ने की जिज्ञासा है, तो उनको भी हम वो किट अथवा वो बुक्स और कॉपी, नोटबुक वगैरह देने का प्रयत्न करेंगे। और इसके साथ एक सबसे बड़ी बात, वीतराग विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण निर्देशिका, जो पुस्तक अभी भले आपके पास पुरानी होगी तो उस पुरानी से भी काम चल सकता है, लेकिन अभी थोड़ा समय के अनुसार उसमें संशोधन किया गया है। जैसा समय के अनुसार हम लोगों ने संशोधन कर लिया ना, हमारे पहले हमारे माता पिता साफा पगड़ी पहनते थे, कुर्ता धोती पहनते थे, अब हम पेंट शर्ट पहनने लग गए, है ना, चश्मा लगाने लग गए। तो ऐसा समय के अनुसार परिवर्तन हो गया ना। ऐसे समय के अनुसार इस शिक्षण पद्धति में भी आसानी से कैसे छात्रों को कक्षा में ही वो नवीन सिद्धांत हृदयंगम कराया जा सके, इस प्रकार से उसमें संशोधन किया गया है कि जिसका आपको भाव भाषण हो सके, आपके जीवन में उसका उपयोग हो सके, ऐसी नई कुछ विधाएं उसमें प्रवेश की गई है। इसलिए आपको सबको बुक स्टॉल से वो विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण निर्देशिका भी आपको खरीदना है। उसमें कोई ज़्यादा उसकी कीमत भी नहीं है, मुझे तो पता नहीं है,
लेकिन आप उस कीमत को कीमत नहीं समझें, क्योंकि वो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण निर्देशिका है। अब इसकी कीमत जो भी हो, 25 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, जो भी इसकी कीमत है, वो कोई आपके ज्ञान के लिए ज़्यादा कीमत नहीं रखती है, क्योंकि ये जो सरकार 2 साल में बीएड में पढ़ाने की अभ्यास की कला सिखाती है 2 साल में, वो और जो 1 साल में वो आपको 18 दिन में इस निर्देशिका के माध्यम से, अगर आप यहाँ नहीं बैठेंगे ना, अपने घर पे ले जाएंगे, तो भी आपको उसकी कला का ज्ञान हो सका। ये पूरी आपकी गाइड है। इसलिए आप इस पुस्तक को जरूर, कम से कम जो प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, बैठ रहे हैं, वे तो इस पुस्तक को अवश्य वहाँ से खरीद लें। और बुक अपने जो बालबोध में है वो बालबोध 1, 2, 3, और जो प्रवेशिका में है वो विद्या विज्ञान 1, 2, 3, और जो क्या नाम से तत्व ज्ञान के शिक्षण की कक्षा में बैठना चाह रहे हैं वो तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 वो अवश्य खरीद लें, ताकि उनको उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने में बहुत आसानी सुविधा हो सके। अभी तो मैं इतनी बात करके अपनी बात को विराम देता हूँ। अभी आपको भाई अध्यात्म जी इस बारे में जो कुछ विशेष नई विधाएं हमने इसमें पुस्तक में संशोधित की है उसके बारे में, और आपको कक्षा के बारे में किस प्रकार से आसानी से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में बताने का प्रयत्न करेंगे। और ओम नमः सिद्धेभ्य। आप जानते हैं कि अपने 2 उद्देश्य हैं, एक आत्मानुभूति और दूसरा तत्व प्रचार। अभी आपको मास्टर साहब ने बताया कि हमारा ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये 2 भागों में विभक्त है, एक बालबोध प्रशिक्षण और दूसरा प्रवेशिका प्रशिक्षण। और दोनों ही प्रशिक्षण की यहाँ 3 प्रकार की क्लासेस चलेंगी। सुबह सैद्धांतिक कक्षा होगी, बालबोध की अलग और प्रवेशिका की अलग, और दोपहर में 4 बजे से 5:30 बजे तक शिक्षण पद्धति की कक्षा होगी, वह भी बालबोध की अलग और प्रवेशिका की अलग। इनके अलावा दोपहर में 1.5-2 घंटे की अभ्यास कक्षाएं होंगी। सुबह की सैद्धांतिक कक्षा और शाम की शिक्षण पद्धति की कक्षा बालबोध प्रशिक्षण की और प्रवेशिका प्रशिक्षण की सभी विद्यार्थियों की एक साथ चला करेगी। परंतु अभ्यास कक्षा दोपहर की, मान लीजिए कि बालबोध प्रशिक्षण में 200 विद्यार्थी हैं, तो उन्हें हम 20-20 के ग्रुप में बांट देंगे, 10 क्लासों में बांट देंगे, और 20 भी नहीं, 15-15 के ग्रुप में। और उन 15 छात्रों की कक्षा को एक अध्यापक, जो हमारे अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं, वे अभ्यास करवाएंगे। जो कुछ भी शाम को शिक्षण पद्धति की कक्षा में पढ़ाने की विधि सिखाई जाती है, उसका आपको सैद्धांतिक ज्ञान तो यहाँ मिल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि हमें पढ़ाते समय किन किन सोपानों का प्रयोग करना है, पर उनको प्रयोग करना अलग बात है। जैसे कि अगर आपको साइकिल चलानी सीखनी हो, तो मैं आपको यहाँ 2 मिनट में साइकिल चलाना सिखा सकता हूँ। कैसे सिखा सकता हूँ कि आप सीट पर बैठ जाइए, दोनों पांव पेडल पर रखिए, अपने दोनों हाथों से हैंडल पकड़िए, सामने देखिए और पेडल चलाइए और साइकिल चल जाएगी। तो सिखा दिया मैंने आपको।
आपको आ गई क्या साइकिल चलाना? आ गई क्या? साइकिल कैसे चलाई जाती है इस विधि का ज्ञान तो आपको हो गया, परंतु इतने मात्र से आप सड़क पर साइकिल चला नहीं पाएंगे। वो इस विधि से साइकिल चलाने के लिए आपको सड़क पर जाकर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो शुरुआत में कुछ दुर्घटनाएं भी घटेंगी, घुटने भी टूटेंगे, परंतु 2-4 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे साइकिल चलाने में, और फिर आप निर्बाध रूप से साइकिल चला पाएंगे। एक बात और, जब आपको साइकिल चलाना सिखाया जाएगा तब तो यही कहा जाएगा कि दोनों हाथों से हैंडल को पकड़िए और सामने देखिए, यहां वहां मत देखिए। पर जब आप साइकिल चलाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर इन बातों में आप छूट ले सकते हैं। कुछ कलाकार होते हैं वो दोनों हाथ छोड़ करके साइकिल चला लेते हैं, और जो ऐसे कलाकार मनोवृत्ति के लोग ना भी हों, परंतु साइकिल चलाते समय अगर उसको खुजली चलेगी तो क्या करेगा? क्योंकि उसके टीचर ने तो कहा है कि दोनों हाथों से हैंडल पकड़ना, अब वो कैसे खुजाए? परंतु जरूरत तो है ना खुजली करने की, तो आप एक हाथ छोड़ करके खुजली चलान करने का काम कर सकते हैं। तो जब आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे तब उसकी विधि आप स्वयं अपने अनुसार विकसित कर सकते हैं। परंतु जब आपको, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन में साइकिल चलाने की ट्रेनिंग ली है तो उसकी जो सैद्धांतिक परीक्षा होगी उसमें पूछा जाएगा कि साइकिल चलाने की विधि क्या है, तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि हम चाहें तो दोनों हाथ छोड़ करके भी चला सकते हैं। तब तो आपको यही बताना पड़ेगा कि दोनों हाथ हैंडल से हैंडल पकड़ना पड़ेगा, सामने देखना पड़ेगा। तो हम आपको जो ये विधि यहाँ सिखाएंगे वो एकदम आदर्श विधि है, उसमें कोई कमी नहीं है। जो व्यक्ति उस विधि का पालन करेगा वो एक सफल शिक्षक बन जाएगा। और जब आप ये विधि सीख जाएं और पढ़ाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे, वहां पर आपके सामने विद्यार्थी कौन है, परिस्थिति क्या है, आपके पास में विषय वस्तु कितनी है और उसे पढ़ाने के लिए आपके पास समय कितना है, उसके हिसाब से आप अपनी शैली स्वयं बना सकते हैं। जैसे कि बड़ी विविधता मिलेगी आपको। आपसे कहा जाए कि ग्रुप शिविर में जाकर के आपको पढ़ाना है, तो आपको पूरा बालबोध पाठमाला भाग 1 5 दिन के अंदर अंदर पढ़ा देना है बच्चों को। और दूसरी तरफ आपको अपने गांव की पाठशाला में बालबोध पाठमाला भाग 1 पढ़ाना है, तो वो एक बालबोध पाठमाला भाग 1 पढ़ाने के लिए आपके पास साल भर का समय है, 6 महीने का समय है, 2 या 3 महीने का समय है। तो बालबोध पाठमाला है तो वही है, कहाँ आपको 5 दिन में पढ़ाना है, कहाँ आपको 1 महीने में पढ़ाना है, तो उनकी पद्धति में फर्क तो पड़ेगा ना। तो इस प्रकार आप अपनी खुद की शैली खुद डिजाइन कर सकते हैं। तो बात अब इस प्रकार आपको बात समझ में आ गई ना। सुबह आपकी सैद्धांतिक कक्षा होगी, सायंकाल शिक्षण पद्धति की कक्षा होगी, और सुबह जो सिद्धांत आपने सीखा है और सायंकाल उसे पढ़ाने की जो शिक्षण पद्धति सैद्धांतिक रूप से सीखी है उसका प्रैक्टिकल करने का अवसर आपको मिलेगा दोपहर में अभ्यास कक्षा में, जहां 15-15 विद्यार्थियों के ग्रुप में आपको हमारे कुशल अध्यापक उन चीजों की प्रैक्टिस कर पाएंगे। इन बातों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि आपको मालूम होगा, सरकार भी शिक्षकों को ट्रेनिंग देती है शिक्षण पद्धति की, पढ़ाने की। और सरकार का ये नियम है कि आपको अगर स्कूल में शिक्षक बनना है तो पहले ये ट्रेनिंग लेनी होती है। उस डिग्री का नाम है बीएड की डिग्री। ये बीएड का कोर्स 2 साल का है, और लौकिक शिक्षा में तो लोगों को सरकारी नौकरी करनी है, इसलिए वे 2 साल का कोर्स करते हैं।
परंतु यहाँ हमारे पास इतना समय तो नहीं है, तो वही काम हमें 18 दिन में करना है। और 18 दिन भी हमारे पास पूरे कहाँ हैं। शुरुआत के 1-2 दिन प्रवेश की प्रक्रिया में चले जाते हैं, और बाद के अंतिम दिन आपका रिजल्ट घोषित होगा, उससे 1 दिन पहले आपकी परीक्षा होगी, उससे 4 दिन पहले आपके प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से आज से 8 दिन में तो आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो आपको सचमुच पूरी तरह सीखने के लिए तो आपके हाथ में 8-10 दिन ही रहते हैं, उसमें हमें ये काम करना है। जब उसमें ये काम करना है तो जितनी मेहनत हमें करनी है, उतनी ही मेहनत आपको भी करनी है। और मेहनत में ये बात भी शामिल है कि आप एक भी कक्षा मिस ना करें। 18 दिन की कक्षा है, उसमें अगर आपने 1 दिन छोड़ दिया तो कितना छोड़ दिया? 5% से ज्यादा। और कोई भी कक्षा मिस ना करें, और किसी भी कक्षा में देर से भी ना आए, क्योंकि उस 10 मिनट में जो बता दिया गया है फिर आपको दोबारा कोई बताने वाला नहीं है। तीसरी चीज ये है कि आप इस कक्षा में बैठे हैं, हालांकि हम ये बताएंगे, आपको इसमें सिखाएंगे कि किस प्रकार आपको कक्षा में छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, कि छात्रों का ध्यान आपकी तरफ रहे, यहाँ वहाँ उनका ध्यान भटके नहीं, और तरह तरह की अनुशासन की विधियां। परंतु चूंकि हमारे पास यहाँ समय कम है, यहाँ पर मैं पढ़ाने में ध्यान न देकर के इस बात में ध्यान दूं कि वो बच्चा उधर देख रहा है, और फिर मैं 5 मिनट इस बात में खराब करूं कि तू भाई वहां क्या देख रहा था, वहां पर क्या महत्वपूर्ण काम हो रहा है, क्या जो यहाँ बताया जा रहा है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम वहां हो रहा है। इसमें मैं 5 मिनट खराब करूंगा तो जो वस्तु मुझे आज पूरी विषय वस्तु बतानी है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। एक 2-4 दफा हम ये प्रक्रिया भी करेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया भी आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि जब आपकी क्लास में कोई बच्चा ध्यान न दे तो आप उसके साथ कैसे डील करें। परंतु रोज रोज हम इस काम में व्यस्त नहीं रह सकते, तो आपको आत्मानुशासन के साथ में, आपके ऊपर कोई डिसिप्लिन करने वाला नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाला नहीं है, आपको आत्मानुशासन के साथ में समय पर आकर के बैठना है, ध्यान पूर्वक कक्षा सुननी है, तो आपको इसका पूरा पूरा लाभ होगा। और इस बात का हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आपने पूरी सिंसियरिटी के साथ, तत्परता के साथ में 18 दिन का यह कोर्स कर लिया तो आपकी शिक्षण पद्धति में कोई कसर रह नहीं जाएगी, आप एक दक्ष शिक्षक बन जाएंगे। इस बात का हम आश्वासन आपको दे सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, आज जो संबंध हमारा और आपका स्थापित हो रहा है ये 18 दिन में खत्म नहीं हो जाएगा कि आपने परीक्षा दी, सर्टिफिकेट लिया और आप अपने घर गए और हम अपने घर चले गए। असली संबंध की शुरुआत तो तब होगी। इसलिए आज आप जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसके साथ ही प्रति समय प्रति पल अपने अंदर इस निश्चय को दृढ़ता प्रदान कीजिए कि जब हम यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के जाएंगे तो अपने गांव में जाकर के पाठशाला प्रारंभ करेंगे, पाठशाला में पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। अगर आपके यहाँ कोई मंदिर है और मंदिर में आपको पाठशाला का संचालन करने की अनुमति मिलती है, बहुत अच्छी बात है, आप वहां करिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपने मोहल्ले में 10, 20, 50 बच्चे होंगे, 2-5 जितने भी हो, किसी के घर में छोटा सा स्थान हो तो वहां पर आप पाठशाला प्रारंभ कर सकते हैं। आपको ये भी मौका ना मिले, कोई बच्चे बाहर से मिले ही नहीं, स्थान भी ना मिले, तो आपके घर में भी आपके कजिन्स
भाई बहन तो मैं आज इस जमाने में अपेक्षा नहीं रख सकता कि मैं आपसे कहूं कि आपके भाई बहन होंगे, क्योंकि हर घर में होते ही एक दो हैं, परंतु आपके कजिन्स होंगे तो उन्हें बैठ करके आप पढ़ाइए। परंतु यहां से जाएंगे तो हमारी ये कला निष्फल नहीं जानी चाहिए, हमें उसका पूरा पूरा उपयोग करना है। यहाँ प्रशिक्षण लिए हुए प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपने गांव में जाकर के वीतराग विज्ञान पाठशाला प्रारंभ करनी ही करनी है। और जब आज से 18वें दिन 17वें दिन एक प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन होगा जो आप लोग आयोजित करेंगे, जो लोग यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आपको मंच पर आकर के संकल्प व्यक्त करना है कि यहाँ से जाकर के हम अपने यहाँ पाठशाला प्रारंभ करेंगे। और एक संकल्प पत्र भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, उसे भर करके आपकी जो KYC, आपका नाम, पता, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और आपका संकल्प कि हाँ हम ये पाठशाला प्रारंभ करेंगे, वो संकल्प पत्र आपको भर के देना है। तब आप हमसे जुड़ जाएंगे। फिर हमारे ऋषभ जी यहाँ बैठे हैं, वे आपसे संपर्क करेंगे, आपके यहाँ पाठशाला प्रारंभ करवाने में आपकी मदद करेंगे, आपके यहाँ प्रश्न पत्र भेजेंगे, आप उनका रिजल्ट आपको भेजेंगे और सर्टिफिकेट बना करके भेजेंगे आपके विद्यार्थियों के, और आप अपने विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर पाएंगे। इस प्रकार आप ये पूरा जो इकोसिस्टम है ना, पूरा तंत्र है जो कि वीतराग विज्ञान के लिए ही समर्पित है, उसके आप एक महत्वपूर्ण अंग बन जाएंगे। तो जो मैंने बात कही थी कि हमारे दो उद्देश्य हैं, एक पहला उद्देश्य है आत्मानुभूति और दूसरा उद्देश्य है तत्व प्रचार। तो ये हमारा ये जो प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण की कक्षा हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार करती है। देखिए, सुबह की जो सैद्धांतिक कक्षा है वो आपको जैन दर्शन के सिद्धांतों का मर्म गहराई से समझाएगी। ये वे सिद्धांत हैं जो हमें आत्मा परमात्मा का स्वरूप समझने के लिए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार सुबह की कक्षा में हम अपनी आत्मानुभूति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। सुबह की कक्षा हमारे आत्मानुभूति के लक्ष्य में सहायक होगी, और ये दोपहर की शिक्षण पद्धति की कक्षा है, ये तत्व प्रचार जो हमारा दूसरा उद्देश्य है उसमें सहायक होगी। क्योंकि आपने जो तत्व को ग्रहण किया है उस तत्व को इस कक्षा में सिखाई गई विधि के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस प्रकार यह शिक्षण शिविर हमारे दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अत्यंत सहायक है। इस वर्ष जो आपको भी बताया गया, एक हर वर्ष होता तो यही है, जो लोग प्रशिक्षण की कक्षा में विधिवत शामिल होते हैं, अपना नामांकन करवाते हैं और उसमें परीक्षाएं देते हैं, उन्हें प्रमाण पत्र मिलता है। उसके अलावा आप सभी लोग जो पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं, जो विधिवत इस कक्षा में शामिल नहीं है, विधिवत शामिल नहीं है का मतलब ये, आप रजिस्टर में आपका नाम नहीं लिखा है, आपका रोल नंबर आपको नहीं दिया गया है, सवाल जब हम कक्षा में सवाल जवाब करेंगे तो आपसे हम सवाल नहीं पूछेंगे, आप अभ्यास कक्षा में शामिल नहीं होंगे, आप परीक्षा में नहीं बैठेंगे। परंतु ये जो परीक्षा की प्रक्रिया है और जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है और आप यहाँ बैठ कर के जो अभ्यास करेंगे, इसमें सिर्फ उस एक कागज के टुकड़े का फर्क है। जो लोग यहाँ नामांकन लेकर के विधिवत कक्षा में एडमिशन लेकर के पढ़ेंगे, उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सिर्फ बाकी ज्ञान तो पूरा का पूरा आपको
मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो बातें मैं यहाँ सिखाऊंगा सिर्फ आगे वालों को तो सुनाई देंगी और पीछे वालों को नहीं मिलेंगी। और ये जो अंतर था ना सर्टिफिकेट का, ये अंतर भी अध्यात्म जी ने निकाल दिया। आपको प्रशिक्षित अध्यापक का सर्टिफिकेट मिलेगा और पीछे बैठे हुए लोगों को कौन सा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, कि इन्होंने 18 दिन तक यह कक्षा अटेंड की है। तो अब जो वो अंतर था वह भी निकल गया। इस प्रकार आप सभी लोग जो इस हॉल में बैठे हैं वे इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरे पूरे लाभार्थी रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि आप भी इसे कैजुअल ना लें कि ठीक है जब इच्छा हुई नींद खुल गई तो आकर के बैठ गए, जब इच्छा हुई कमर में दर्द होने लगा तो उठ करके चले गए। आप भी पूरी तन्मयता के साथ में पूरा समय इस क्लास में बैठें। तो हो न हो आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके पोते यहाँ आकर के प्रशिक्षण लें और वे किसी कारणवश यहाँ ना आ पाए हों, तो आप जो कुछ यहाँ से सीख करके जाएंगे घर बैठ करके, अभी तो हम घर में, अभी तक तो मैं बात कर रहा था आप घर में जाकर के शिक्षण शुरू करेंगे, परंतु आप वे लोग जो अपने बच्चों को यहाँ लाने में सक्षम नहीं हैं, वे अपने बच्चों को प्रशिक्षण भी घर में बैठ करके दे सकते हैं। पूरा ना सही परंतु काम चलाने लायक प्रशिक्षण तो उनको दिया ही जा सकता है। इसलिए आपके लिए भी ये कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी इसका लाभ बराबर लें। आप सभी के पास में प्रशिक्षण निर्देशिका है, कल तक आपको मिल जाएगी। अभी हमने क्लास के प्रारंभ में मंगलाचरण किया था, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, आत्म शांति का विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। इस शिविर की एक विशेषता है, बस यहां जो कुछ भी है सिर्फ आत्मा की बात है, सिर्फ वीतराग विज्ञान की बात है। क्या कहते हैं, ये पहले दिन पहली क्लास में सबसे पहले किए जाने वाले मंगलाचरण में कितनी गहरी बात कही गई है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। कैसी बातें करते हो, बस आपने पढ़ा दिया वो तो ज्ञान है और बाकी सब कुछ अज्ञान। इसमें तो कोई तर्क नहीं बैठता है। आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान केमिस्ट्री का ज्ञान है, फिजिक्स का ज्ञान फिजिक्स का ज्ञान है, और धंधे व्यापार का ज्ञान धंधे व्यापार का ज्ञान है। आप उसे अज्ञान कैसे कह सकते हो? आपको ये सवाल उठ सकता है ना। देखिए एक बात बताता हूं कि आपका बेटा डॉक्टर बनकर के आया और अब वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करता है, मेडिकल प्रैक्टिस करता है, मरीजों का इलाज करता है। तो उसको मरीजों का इलाज करने के लिए इस ज्ञान की कितनी आवश्यकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, चीन का राष्ट्रपति कौन है, और हिंदुस्तान चीन का मित्र है कि शत्रु। चीन हिंदुस्तान इस चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा और कौन सी पार्टी की नीतियां अच्छी हैं, इस ज्ञान का उस डॉक्टर के मरीजों का इलाज करने से क्या संबंध है? क्या ये बात है कि अगर उसको भारत की राजनीति का, विश्व की राजनीति का पूरा ज्ञान होगा तो वो ज्यादा अच्छा इलाज कर पाएगा? यदि उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। अगर उसको इस बात का ज्ञान है कि बाजार में सब्जी और फल अच्छे कैसे खरीदने, उनकी परख आती हो डॉक्टर को, तो वो मरीजों का इलाज अच्छा कर पाएगा।
नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना। डॉक्टर को चिकित्सा पद्धति का ज्ञान पूरा होना चाहिए। अगर उसको चिकित्सा पद्धति का ज्ञान है तो वो अच्छा डॉक्टर है। बाकी उसे दुनियादारी की कोई खबर ना हो, उसको ये भी पता ना हो कि आज की डेट में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी, तब भी वो ज्ञानी है। और उसे दुनिया भर की सारी गाथाएं पता हो, अकबर और महाराणा प्रताप की, सिकंदर की, परंतु उसे अगर चिकित्सा संबंधी ज्ञान ना हो तो वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? बताइए, ज्ञानी है कि अज्ञानी? वो इतिहास का ज्ञानी हो सकता है, परंतु इतिहास से तो, अस्पताल में इतिहास से तो प्रयोजन है नहीं, अस्पताल में तो चिकित्सा से प्रयोजन है। तो वो डॉक्टर तो अज्ञानी ही कहा जाएगा, उसे सारी दुनिया का ज्ञान हो, इतिहास का, भूगोल का। तो इस प्रकार से हम आत्मार्थी जीव हैं, हमें आत्मा का कल्याण करना है। तो आत्मा के कल्याण के लिए आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए आत्मा का ज्ञान, मात्र आत्मा का ज्ञान ज्ञान है, और बाकी सारे ज्ञान अज्ञान है। सबसे बड़ी तकलीफ हमारे साथ ये है कि हमें आत्मा का ज्ञान तो है नहीं, पर हमारी उम्र 80 साल की हो गई है, दुनियादारी हमने बहुत देखी है, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत विद्वान समझते हैं। अब हमें करना तो है आत्मा का कल्याण। आत्मा का ज्ञान हमें है नहीं, पर दुनियादारी का जो ज्ञान है उससे हम इतने दग्ध हैं, उस अभिमान से कि मैं तो ज्ञानी हूं, अब मैं यहां बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ाई कैसे करूं? अरे भाई, तुम्हारे पास दुनियादारी का बहुत ज्ञान है और इनके पास में दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। पर यहां बैठ करके बालबोध पाठमाला भाग 1 की क्लास में जीव अजीव का पाठ हम पढ़ रहे हैं, तो जितना ज्ञान जीव अजीव का इस बच्चे को है, इतना ही आप 80 वर्ष के बाबा जी बैठे हैं उनको भी है। तो इसमें आप विशेष कहां हुए? यहां तो आप समान ही हुए ना। इसलिए इस बात का सूत्र बांध लीजिए कि चूंकि हमारा प्रयोजन मोक्ष जाने का है, और मोक्ष जाने के प्रयोजन में हमें जीव अजीव का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान, द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान, ये कार्यकारी है। इसलिए हमारे लिए तो यही ज्ञान ज्ञान है, और बाकी दुनिया के सारे ज्ञान अज्ञान है। इस एक पहली लाइन में इतना बड़ा मर्म छुपा हुआ है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। लोग कहते हैं कि आप बात करते हो विश्व शांति के लिए, सारी दुनिया जुटी हुई है, इतना चिंतन चल रहा है, अरबों खरबों रुपए का बजट खर्च हो रहा है कि किस प्रकार विश्व में शांति स्थापित हो, और वो हो नहीं पा रही है। और आप कह रहे हो कि जो आप यहां बात कर रहे हो ना आत्मा परमात्मा की, इससे विश्व शांति स्थापित हो जाएगी। क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है, क्योंकि विश्व में जो अशांति है वो इसलिए है कि हम ये मानते हैं कि हम तुम्हारे कर्ता धर्ता हैं, और इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। हम ये मानते हैं कि तुमने मेरा कुछ छीन लिया है, तुमने मेरी भूमि दबा ली है, तो हमें अपनी भूमि वापस चाहिए, तो हम तुमसे झगड़ा करते हैं। जब हम ये तत्व ज्ञान हमें मिल जाएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, और एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का ग्रहण और त्याग करता ही नहीं है, तो फिर ये अधिकार संबंधी झगड़े कहां रहेंगे? तो बताओ विश्व शांति स्थापित होगी या नहीं? इसलिए ये जो जिस तत्व ज्ञान की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं वो कोई साधारण काम नहीं है, अत्यंत महान काम है, और इसलिए हमें जुट करके इस काम में लगना है। वीतराग विज्ञान में स्वातम का धरी ध्यान, बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। आज तक जितने लोग सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हुए हैं वो कैसे हुए हैं?
इसी वीतराग विज्ञान के आश्रय से जो बन चुके, अब जो इस प्रक्रिया में चालू हैं और भविष्य में भी जो जाकर के सिद्धिशिला पर विराजमान होंगे, वे मात्र इसी प्रक्रिया से भगवान बनेंगे। भगवान बनने का एकमात्र यही उपाय है। इसलिए हमें इस वीतराग विज्ञान की आराधना करनी। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, और इसीलिए हमारी भावना ये है कि वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। श्री वीतराग विज्ञान विद्यापीठ का उद्देश्य वीतराग विज्ञान को घर घर पहुंचाना है। यह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। तदर्थ देश में अनेक स्थानों पर जैन स्कूलों और पाठशालाओं में वीतराग विज्ञान का शिक्षण चल रहा है। वह स्थान स्थान पर नई नई वीतराग विज्ञान पाठशालाएं खुल रही हैं। वैसे तो प्रत्येक कार्य को ही सफलतापूर्वक करने के लिए यह महत्वपूर्ण चीज है। दो चीजों की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और दूसरी तत्व संबंधी कार्य कुशलता। देखिए, एक महामारी चल रही है, महामारी फैल रही है। अब उसका इलाज करना है, तो उसके इलाज के लिए क्या क्या आवश्यक है? एक तो उस महामारी का ज्ञान आवश्यक है, किस कारणों से होती है और मिटे कैसे, और उसके लिए उपयुक्त दवाइयों की उपलब्धता आवश्यक है, और किस व्यक्ति को कब कितने डोज में कौन सी दवाई देनी है, ये ज्ञान आवश्यक है। तो वो जो ज्ञान उपलब्ध है कि ये बीमारी कौन सी है, ये किस कारण से पैदा होती है और ये किस चीज से मिट सकती है, ये जो ज्ञान है ये तो है विज्ञान। और वो जो डॉक्टर आपको देख करके इस बात का निर्णय करता है कि आपको ये बीमारी हुई है और आपको इस दवाई का इतना डोज दिया जाए तो आप ठीक हो जाएंगे, ये है उसकी कार्य कुशलता। पहला जो ज्ञान है वो विज्ञान है, और जो दूसरी विधि है जो डॉक्टर आपका इलाज करता है वो कला है। दादा कहा करते थे ना कि जैन धर्म विज्ञान है या कला है, और वे ये साबित करते थे अपने 1 घंटे के व्याख्यान में कि जैन धर्म कलात्मक विज्ञान है और वैज्ञानिक कला है, और दोनों चीजों का समन्वय ही किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यकारी होता है। सिर्फ विज्ञान से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक रिसर्च हो गई, ये बीमारी इस तरह से पैदा होती है, इसके ये लक्षण है और इस तरह से मिटेंगे, और वो किताबों लिख करके लाइब्रेरी में रखी गई, तो क्या ये बीमारी दूर हो जाएगी? विज्ञान तो विकसित है पूरा उसका, पर उससे बीमारी दूर नहीं होगी। उसके लिए कलाकार चाहिए जो कि उस विज्ञान को हमारे जीवन पर अप्लाई करे, तब इलाज होगा। तो ये हम जो शिक्षण पद्धति यहां पर बताएंगे आपको, वो पूरा व्यवस्थित विज्ञान है कि किस प्रकार हम सामने बैठे हुए बालक की वर्तमान स्थिति क्या है, वो कितना समझता है और क्या नहीं समझता है, क्या उल्टा समझता है, इस बात का हमें ज्ञान हो, और फिर उसे सही बात हम किस तरह से बता दें। देखिए ध्यान से देना, बता दें, समझा दें, स्वीकृत करवा दें और उसे याद करवा दें। 4 काम करने हमें। एक तो ये कि हमने उसको बता दिया कि ये अभी दिन के 5 बजे हैं, ये ज्ञान करवा दिया। फिर बता करके उसको समझा दें। हमने समझाया कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, ये हमने बता दिया, परंतु इतना सुन लेने मात्र से उसे समझ में नहीं आया। उस बात को हम उसे स्पष्ट करके समझाएं, और समझाएं तो हम समझा तो देंगे, आपने
लोग कहते हैं ना कि ठीक है आपने तर्कों से हमें समझा तो दिया है पर हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो सुना दें, समझा दें और स्वीकृत करवा दें उसको, वो और फिर वो उसको याद हो जाए कि बाहर जाकर के लोगों से कह सके कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया हमें अपनी कक्षा में ही पूरी करनी है, क्योंकि आपके सामने जो बालक आए होंगे भी जैसे तैसे समय निकाल करके कक्षा में आए हैं। अब उनके पास इतना समय नहीं कि घर जाकर के फिर इसको दोबारा पढ़ें, दोहराएं, और अगर उन्हें सिर्फ सुन लिया, समझा नहीं तो किसी काम का नहीं। अगर समझ में आ गया पर स्वीकार नहीं हुआ तो उसे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। और अगर उन्होंने सुन लिया, समझ लिया, स्वीकार भी कर लिया पर जाकर के भूल गए तो फिर उनके किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया हमें यहाँ पूरी करनी है, उसका पूरा विज्ञान हमारे पास में तैयार है, और उसे कैसे प्रयुक्त करना, कैसे जीवन में उपयोग में लाना, इस कला को हम आपको 18 दिन में यहाँ सिखाएंगे। इसमें आपको जब मिलेगी प्रवेश ये प्रशिक्षण निर्देशिका तो आप उसमें पढ़ लेना। इसमें आज मुख्य बात यह है कि ये इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य क्या है। आज हमें ऐसे योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है जो बालकों में वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें, उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें, सदाचार से युक्त नैतिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित कर सकें। आपको एक सवाल नहीं पैदा होता है कि भाई साहब इस प्रशिक्षण की कक्षा में प्रवेश की योग्यता क्या है। बाल बोध प्रशिक्षण में प्रवेश की योग्यता यह है कि आपने बाल बोध पाठमालाओं के 3 भाग 60% मार्क्स के साथ में पास किए हुए हों। तो आपको प्रश्न नहीं उठता है कि जब हम पहले ही फर्स्ट क्लास में ये तीनों भाग पास करके आए हैं तो आप दोबारा हमें यहाँ क्या पढ़ाओगे 18 दिन में। हम कोरे तो हैं नहीं, फर्स्ट क्लास से हम पास करके आए हैं और फिर भी आप हमें 18 दिन दोबारा। अरे भाई, जो आप पढ़ करके आए हो और जो यहाँ बताने वाले उसमें बड़ा, ये प्रशिक्षण की शुरुआत कैसे हुई। इन किताबों को पाठशालाओं में पढ़ाते थे और जब उनके उत्तर आते थे तो उससे समझ में आया कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। सारी दुनिया ये तो सिखा रही है कि कसाएं 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध गुस्से को कहते हैं, मान घमंड को कहते हैं, मायाचारी कपट को कहते हैं। परंतु ये कसाएं उत्पन्न क्यों होती हैं, ये कसाएं मिटें कैसे, ये किस प्रकार से हमारे स्वरूप का घात करते हैं, ये कोई नहीं बताता था। तो यहां पर उसका ज्ञान कराने के साथ में उसका कारण कार्य संबंध का गहराई से ज्ञान कराना है। वो जो आप पाठमाला पढ़ करके आए हो, ये किताब अजीब है और वो गधा है बाहर मैदान में चल रहा है, वो जीव है, उसका भी शरीर अजीब है और आत्मा जीव है। परंतु वो जो जीव है, ये जो देह में, ये देह अजीब है और मैं जीव हूं। तो जो आत्मा जीव है, पर वो जो आत्मा जीव है वो मैं हूं, इस बात का ज्ञान कराना। और अब ये जानने के बाद में जब ये पर है देह, इस पर से ध्यान हटाकर अपने आत्मा के कल्याण में ध्यान लगाना, ये यहाँ का, इन बारीकियों को यहाँ पर आपको दूसरी बात और कि जब आप कक्षा में पढ़ाने जाएंगे तो कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आपसे सवाल पूछेगा तो उसका जवाब देना भी आपको आना चाहिए ना। जब आप पढ़ा रहे, जितना आप कक्षा में पढ़ा रहे हो उससे 1.25 या 1.5 ज्ञान आपके पास होना चाहिए। कुछ तीर आपके तर्कस में एक्स्ट्रा होने चाहिए ताकि वो सामने वाला विद्यार्थी आपको अपना गुरु स्वीकार करे। तो वो विशेष ज्ञान जो इन पाठ्य पुस्तकों में दिया गया है, इसके अलावा भी उससे आगे का विशिष्ट ज्ञान आपको इन कक्षाओं में
दिया जाएगा। तो ये बात मैंने क्यों कही, उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सके। हम जब पाठमालाएं पढ़ाने बैठेंगे तो उनमें जितना विषय का वर्णन किया गया उतना ही हमें वहां पढ़ाना है। उन्हें पूरा समय सार के स्तर तक का ज्ञान वहां नहीं करा देना है। हमारे पास तो है समय सार के स्तर का ज्ञान, परंतु वहां उतना ही पढ़ाना है जो कि उन पाठमालाओं में दिया गया है। हमारा उद्देश्य है उन पाठशालाओं में उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान कराना, तत्व ज्ञान की रुचि जागृत कराना और उनमें उनके जीवन में सदाचार लाना। और जब ये सब आ जाएगा, उसे नया, उसे विशेष जानने की जिज्ञासा जागृत होगी, तो वो हमारे इन शिविरों में आएगा, स्वाध्याय में शामिल होगा और इस प्रकार उसको ये ज्ञान मिलेगा। तो इस प्रकार हमारे इस प्रशिक्षण का स्वरूप क्या रहेगा, इसकी हमने संक्षिप्त चर्चा आज की। अब हमारे जो शांति जी पाटिल हैं, जो प्रवेशिका प्रशिक्षण की कक्षा लेते हैं, वे आपको कुछ बताएंगे। इधर भी ये सभी प्रशिक्षण में बैठेंगे क्या बालक सभी? ये पहली लाइन वाले, हाँ जी, बाकी सभी है, एक छोड़ करके। हाँ, थोड़ा और ध्यान से सुनना, आपके लिए बिल्कुल नया होगा, और ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। आप थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? आप सभी क्या बनने जा रहे हैं पता है? क्या बनने जा रहे हैं? हाँ जी, प्रशिक्षण ले रहे हैं बालक, क्या बनने जा रहे हैं आप? प्रशिक्षण लेकर क्या बनेंगे? अध्यापक। अध्यापक बनेंगे। अध्यापक क्या करते हैं? पढ़ाते। दूसरे को देना। आप अध्यापक बनेंगे तो क्या पढ़ाएंगे? अरे आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, अध्यापक बन करके पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? दे दो किसी को भी, दे दो। आत्मा का कल्याण करने की। वाह, बहुत अच्छा। आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ये बातें कहाँ से पढ़ाएंगे? आगे देना, वो तीसरे चौथे नंबर आगे 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 देना थोड़ा। हाँ, यही 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 यही, हाँ बस इसी को देना। वो आत्म कल्याण की बातें कहाँ से पढ़ाएंगे? बाल बोध पाठमाला से। बहुत अच्छा। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा था, जिस पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से ये सब चल रहा है, वो जिनके नाम पर है, वे आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ये कहते हैं, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर उन्हें मोक्ष मार्ग में लगाना, ये सबसे बड़ा उपकार है। और आप लोग भी उसी तत्व ज्ञान का ज्ञान दूसरों को देकर उन्हें तत्व ज्ञान कराएंगे। इसका मतलब आप जो तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने कार्य किया है, वैसा कार्य आप करने जा रहे हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं उसकी महिमा आपको निश्चित रूप से आनी चाहिए। जो पाठमालाएं आप पढ़ रहे हैं, इन पाठमालाओं को आप सामान्य मत समझिए। ये तो पाठमाला है, छोटे से पाठमाला है, ऐसा मत समझिए। ये जो पाठमालाएं तैयार की गई है, बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3, वितरा विज्ञान पाठमाला भाग 1, 2, 3 और अभी तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1, 2 तक तैयार हुई है। ये 8 भाग पूरे जैन दर्शन जिनवानी जितनी है, उसके मूलभूत सिद्धांतों को लेकर ये पाठमाला तैयार की गई है। हमारी जिनवाणी 4 अनुयोगों में निबद्ध है, तो उन चारों अनुयोगों से संबंधित पाठ इनमें रखे हैं।
बस उन्हें बहुत सरल भाषा में अच्छी तरह से बच्चों तक समझ में आ सके, इस दृष्टि से रखा हुआ है। और क्रमशः बालबोध पहले भाग से थोड़ा कठिन, दूसरे से तीसरे, फिर वीतराग विज्ञान में उससे और गंभीर, बस इस तरह विषय धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन वह सारी बातें, सारे विषय मूल जिनवाणी के हैं। तो वह सारे जिनवाणी का मूल सार आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। ये 8 भाग यदि हमने अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो हम जिनवाणी के बहुत अच्छे विद्वान बन जाते हैं। आधे विद्वान आप हो जाओगे। आधे क्यों, पूरे क्यों नहीं होंगे? आधे इसलिए, यदि यहीं पूरे हो गए तो फिर हमारे महाविद्यालय में कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो महाविद्यालय में आकर के 5 साल और गहराई से पढ़ेंगे, तब पूरा विद्वान बनेंगे। तो ये पाठमालाओं को आप सामान्य न समझ करके ये मूल जिनवाणी के विषय है ऐसा समझकर गहराई से पढ़ने का आपको प्रयास करना है। लेकिन पढ़ने का प्रयास कहाँ करना है? आपको तो पढ़ाना है, क्योंकि आप पढ़कर आए हैं। अब आपको पढ़ाने की ट्रेनिंग लेनी है। लेकिन थोड़ा कुछ कम रह गया हो तो और अच्छी तरह से यहाँ पढ़ना भी है। उनमें किन विशेष विषयों पर आपको ध्यान देना है, यही बातें आपको बराबर यहाँ बताई जाएगी। उन बातों की तरफ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वक्तव्य, पढ़ाना, सिखाना, इसके लिए 3 चरण आवश्यक होते हैं। पहला चरण स्वयं विषय में उतरना। दूसरा चरण विषय को अपने में उतारना। और तीसरा चरण फिर विषय को श्रोताओं में, अपने शिष्यों में, अपने छात्रों में उतारना। तो पहले आप स्वयं अच्छी तरह से विषय नहीं पढ़ेंगे तो आप विषय में उतरेंगे कैसे? आपको ही पता नहीं क्या पढ़ाना है। तो और विषय में उतर तो गए, लेकिन वह आपको ही अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो आप में विषय उतरा ही नहीं, तो फिर आप कैसे पढ़ा सकेंगे? इसलिए वह विषय आप स्वयं अच्छी तरह से समझे, उसका भाव आपको अच्छी तरह से भाषित हो सके, इस तरह से यहाँ आपको उसका अभ्यास कराया जाएगा, तैयारी कराई जाएगी। एक पद्धति जो यहाँ अभी बदली है, उसमें अभी हम पढ़ाने से पहले पढ़ाएंगे नहीं, आपको ही पढ़कर आना है। आज अभी आपको बता दिया जाएगा कल सुबह की कक्षा में किस पर चर्चा होगी। पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आप पढ़े पढ़ाए हो। आपको वो पाठ अच्छी तरह से पढ़कर आना है, आपके माध्यम से उसकी पूरी चर्चा की जाएगी। उसमें जो कुछ कमी रहेगी फिर उसको बताया जाएगा आपको, इसलिए आपको ही स्वयं पढ़ करके आना है। दूसरी बात, जो 3 कक्षाओं की बात चल रही है, उन तीनों कक्षाओं में से किसी को भी मत छोड़ना, सभी आवश्यक है, नहीं तो आप कमजोर रह जाओगे, मारे जाओगे। आपको पता है दुर्योधन क्यों मारा गया था? पता है दुर्योधन क्यों मारा गया था? मालूम है? महाभारत की लड़ाई में क्यों मारा गया? ऐसा कहते हैं कि जब उनकी माँ को लगा कि अब ये सामने अर्जुन है, भीम है, ये सब इतने बड़े बड़े योद्धा है और उनके सामने टिक नहीं पाएगा, तो फिर उनकी माता जो आजीवन अपने आँखों पर पट्टी बांधे हुए थी, उसने कहा मैंने आजीवन अपने आँखों पर पट्टी बांधी, ऐसी साधना की है, मैं यदि पट्टी खोल कर देख लूँगी तो तुम्हारा शरीर पूरा वज्र का हो जाएगा। बस शर्त इतनी है, मेरे सामने आओ तो पूरा निस्वस्त्र होकर के आना, कोई अंग आप तुम्हारा छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तो वह सुबह सुबह अपनी माँ के पास जा रहा था। इतने में श्री कृष्ण जी आए। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? कि माँ के पास। क्यों जा रहे हो?
कि माँ ने कहा है पट्टी खोलकर तुम्हें देखूंगी तो तुम कैसे बनोगे, वज्र के बन जाओगे। अरे माँ के सामने जा रहे हो और ऐसे पूरे नग्न होकर के जाओगे, शर्म नहीं आती है? इतना सा कर लो कि थोड़ा सा नीचे अपना अंग ढकने लायक उतना सा ढांक लो, बाकी फिर चले जाओ, बाकी तो पूरे निर्वस्त्र ही हो तुम। तो उसने जांग के नीचे थोड़ा सा हिस्सा ढांक लिया और बाकी चला गया। और जब माँ ने पट्टी खोली तो क्या हुआ होगा? बाकी सारा शरीर तो वज्र का बन गया, लेकिन उतनी जगह क्या रह गई? कमजोर रह गई। और जब युद्ध हुआ, भीम से गधा का युद्ध हुआ, तब भीम ने गधा वहीं चलाई और उसके कारण से मारा गया। कहने का मतलब ये है, तीनों कक्षाओं में से सुबह आप समझेंगे क्या पढ़ाएंगे, बालबोध पाठमाला तो हम पढ़ करके आए हैं, उसमें क्या करना है, इसलिए उसमें क्या जाने की जरूरत है। दोपहर में प्रैक्टिस करना है, वो तो प्रैक्टिस चलेगी, उसमें क्या जाने की जरूरत है। हाँ, ये प्रशिक्षण दोपहर की कक्षा वो नया है हमको, उतना पढ़ लेंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि यदि आपने इतना सीखा और सिद्धांत पर उसको अप्लाई करना नहीं सीखा तो फिर वह कमजोर रह जाएगा। वह भी समझ लिया लेकिन स्वयं ने प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप परफेक्ट कैसे बनेंगे? इसलिए वह प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो तीनों कक्षाएं बहुत आवश्यक है। पुनः पुनः आपको ये बताया जा रहा है कि जो 2 वर्ष में दूसरी जगह पढ़ाया जाता है उसे सिर्फ 18 दिन, उसमें से भी आगे पीछे के दिन चले गए, कितना कम समय रह गया। और उतने कम समय में हमें यदि ये कला सीखनी है तो हमें पूरी तरह से इसमें अपने आप को समर्पित करना है। आप ये मानकर चले कि इन 18 दिनों में आपका एकमात्र काम है, दूसरा और कोई काम नहीं है। अभी तो एक कक्षाओं की बात हो रही थी, इतनी समय में आपको कक्षा में बैठना है, तो बाकी तो फ्री है ना? बाकी आप फ्री नहीं है। अभी आपको कल के लिए होमवर्क दे रहे हैं, उसकी तैयारी आपको करनी है कल आने के लिए क्लास में, फिर अगले दिन के लिए फिर देंगे, तो उसकी तैयारी आपको बराबर करते जाना है। और ये सब आप करेंगे तब आप कुशल अध्यापक बन पाएंगे। ये सब इतनी गर्मी में मेहनत करेंगे, लेकिन आप सहयोग नहीं देंगे तो फिर आपकी कुशलता नहीं हो पाएगी। ये जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको सामने से आनी चाहिए। इनमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, लेकिन वो बदलाव को ऐसा नहीं समझना चाहिए। दादा ने 2 पंक्तियां लिखी, दादा मैंने आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, उनने 2 पंक्तियां लिखी, वस्तु स्वरूप के संदर्भ में लिखी है। मैं यहाँ इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ, नहीं बदल कर नित्य बदलना यह वस्तु की खूबी है, और नित्य बदल कर नहीं बदलना यह भी बात बखूबी है। क्या मतलब? बदल कर नहीं बदलना और नहीं बदल कर बदलना, ये दोनों बातें एक साथ चलती है। प्रशिक्षण निर्देशिका, प्रशिक्षण की पद्धति ये बराबर चली आ रही थी और हमने बदल दिया। तो बदल दिया क्या? बदल करके भी नहीं बदले और नहीं बदल करके भी बदले। क्या बदला? जो मूल विषय है इन 6 भागों का, बालबोध पाठमाला, वीतरा विज्ञान पाठमाला, सभी का मूल विषय में कोई परिवर्तन नहीं है, सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए नहीं बदला। तो फिर क्या बदला? इसको समझाने की पद्धति जो धीरे धीरे लौकिक शिक्षा में भी परिवर्तन होते जा रहे हैं वह वहाँ बदला है। तो वहाँ बदला, विषय कुछ भी नहीं बदला, इसलिए नहीं बदल करके भी बदला और बदल करके भी नहीं बदला है। तो उस नई पद्धति के अनुसार हमें सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार रहना है। आप लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, प्रशिक्षण ले रहे हैं ना। आपको जो प्रशिक्षण देने वाले ये सब अध्यापक बैठे हुए हैं ना, इनकी भी कड़ी ट्रेनिंग की है।
इनका भी प्रशिक्षण हुआ है, इनको भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है कि वो आपको कैसे प्रशिक्षित करे। ये सब अध्यापक है, लेकिन लौकिक शिक्षा के अध्यापक हैं, लेकिन लौकिक शिक्षा में भी कैसे पढ़ाना ये सब जानते हैं। अब वो तत्व ज्ञान को भी किस तरह से पढ़ाना, इसके लिए इनको बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया हुआ है। इनके माध्यम से हम इस तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से सीखेंगे और एक कुशल अध्यापक बनकर निकलेंगे। और जो प्रारंभ में फिर मैंने कहा, सबसे बड़ा उपकार जनवाणी के प्रचार प्रसार का है, उसमें हमें सहयोग देने का अवसर मिल रहा है। ये सचमुच हमारा महान सौभाग्य है। और जब हम दूसरों को देते हैं तो हमारा खुद का लाभ भी निश्चित रूप से होता है। इसलिए आत्मानुभूति और तत्व प्रचार के लिए ये सब बहुत आवश्यक है, और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हो और पूरी भावना के साथ हम करें, इसी मंगल भावना के साथ। ये जो प्रोग्राम है प्रशिक्षण का, इसके जनक दादा थे डॉक्टर हुकुमचंद भारेलू। यदि हम ये शिविर आरंभ करें और उनको याद ना करें तो ये बहुत अनुचित होगा। 55 साल पहले उन्होंने जो काम किया कमाल का, ये प्रशिक्षण पद्धति, ये बुक्स बनाने का, उस वक्त में लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेश की यूनिवर्सिटीज में भी ये पद्धति आई नहीं थी। 1968 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इस तरह की तैयारी शुरू हुई थी कि भावासन परक और जीवन उपयोगी चीज़ें हम अपने कैरिकुलम में डालें। लेकिन दादा ने, उस वक्त गूगल नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ भी नहीं था। दादा की खुद की कल्पना शक्ति थी, खुद के ज्ञान की गहराई थी, खुद की समझ की गहराई थी, जिसमें से निकाल करके ये मोती उन्होंने हमारे लिए दिए। इसलिए बहुत बहुत महान कार्य किया। यदि नोबेल पुरस्कार मुझे देना होता तो मैं उनको देता इस काम का, क्योंकि रियल इन्वेंशन था, रियल आविष्कार था। 50-55 साल से ये कोर्स चल रहा है, इतने लंबे समय तक एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा चलाया जाना बहुत अद्भुत है। लगातार दादा 55 साल में एक भी शिविर में अनुपस्थित नहीं रहे, 54 साल तक। उसके बाद वो रहे ही नहीं। इसलिए आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि ये इसका जनक कौन है, कहाँ से ये उद्भूत हुआ है, ये गंगा कहाँ से बह रही है। और इसलिए ये जरूरी है कि उनका जो प्रथम दिन का उद्बोधन है, जो कि 40-50 मिनट वो देते थे, वो आप लोग सुने ओरिजिनल उनकी भाषा में। इसके लिए जब आपका एनरोलमेंट हमारे पास आ गया है, हम ये व्हाट्सएप पर आपको यूट्यूब की लिंक भेजेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी उसे समय निकाल करके देख लें। ये आपके कोर्स का एक पार्ट ही समझ लीजिए। और वो व्यक्ति जिसने हमें ये दिया, उससे डायरेक्ट ज्ञान लें। फेस टू फेस, आमने सामने बैठ करके जो पढ़ाई होती है वो यूट्यूब से नहीं हो सकती। इसलिए पूरा ज्ञान हम यूट्यूब के माध्यम से आपको नहीं दे, लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं उनको आप अपने लेवल से करें सभी लोग। अब मैं आपका इस नई दुनिया में, इस भवन में, इस प्रांगण में आपका स्वागत करता हूं कि आप इस कोर्स को करने के लिए आए हैं। अपने जीवन के अमूल्य 18 दिन आप इस कार्य के लिए देने को तैयार हुए हैं। आपको ऐसा लगा कि हमें इससे कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए, इससे कुछ ना कुछ मिलेगा। यदि आपको वो ना मिले तो भी आपके साथ अन्याय होगा। इतनी गर्मी, ऐसा माहौल, कूलर में पानी का गायब हो जाना,
गर्म हवा का आना, खाने पीने की असुविधाएं, परदेश कलेश नरेशन खो। परदेश में तो यदि नरेश यानी राजा भी जाए तो उसको भी क्लेश होता है, परेशानी होती है। फिर हम तो सामान्य व्यक्ति की तरह आए हैं, परेशानी तो होने वाली है। परेशानी को परेशानी के रूप में मत देखो आप। संयोग एक होता है, एक ही टाइप का संयोग होता है। उसी संयोग में एक व्यक्ति को अच्छा लगता है, दूसरे व्यक्ति को बुरा लगता है। गाली देना, यदि कोई आपको गाली दे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आपको गाली दे तो? बुरा लगेगा ना। गाली बुरी होती है। तो वो शादी में समधी समधन को जो गाली देते हैं उसमें आप हंसते क्यों हो और मस्ती क्यों करते हो? गाली अच्छी और बुरी नहीं होती है। बोलने वाले का उद्देश्य अच्छा और बुरा होता है, और उस उद्देश्य को आप वो भी आपके दुख का कारण नहीं है। आपने उसे किस रूप में लिया वो आपके दुख का कारण है, और आपने उसे किस रूप में लिया वो भी दुख का कारण नहीं है। उससे आपने अपने आप को कितना जोड़ा। यदि आप नहीं जोड़े तो बहुत सारे लोग हैं, हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। हाथी कहां ध्यान देता, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, कहां दुख होता है उसे। लेकिन हमको होता है क्योंकि हम उससे जुड़ जाते हैं। तो आप इधर आकर के बैठे, इतना त्याग करते, और हमारे ये अध्यापकगण आपसे भी ज्यादा त्याग करके आ रहे हैं। साल भर में 20 दिन की 30 दिन की छुट्टी मिलती है गर्मियों में, उसमें 18 दिन यहाँ बर्बाद कर देंगे आपको ज्ञान देने के लिए। इनका ज्ञान तो बढ़ने वाला नहीं है। तो ये जो हमारा एक कॉम्बिनेशन बना है, एक संयोग मिला है, इसका फायदा हमें कब हो सकता है कि जब हम इसका फायदा लेने के लिए तैयार। आप भूल जाइए कि आप टीचर बनने के लिए आए हैं। आप भूल जाइए कि आप यहां महाविद्यालय में भर्ती होने के लिए आए हैं। आप भूल जाइए कि आपको तत्व ज्ञान लेना है। आपका आने का उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन अब यहां रहने का जो उद्देश्य है वो आपका एक ही होना चाहिए कि मुझे यहां से ज्ञान लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, जैन धर्म ये मानता है, इसलिए हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में वो गोसाल था, क्या नाम था, वो भी था, और गौतम भी थे। एक ने कल्याण किया, दूसरा निकल गया। हम आपका कल्याण नहीं कर सकते, ये बात 100% पक्की है, सच्ची है। कल्याण आपको अपना करना है, आपको समझना है, आपको समझाने के लिए तैयार होना है, आपको अपने आगे के जीवन में सुख उत्पन्न करना है। उसके प्रैक्टिकल रास्ते हम आपको यहां बताएंगे। तो आप ये भूल जाइए कि अब आप किस उद्देश्य से आए थे। महाविद्यालय में भर्ती होने के लिए आए तो हो जाओगे। यदि दूसरा प्रशिक्षण प्रवेश का करना, उसके लिए आप आए हो, 1 साल से महाविद्यालय में पढ़ रहे हो, तो वो भी हो जाएगा। उस सबको भूल जाओ। अब आप यहाँ पे एक बात मान लो कि हम आपके माँ हैं। हम लोग माँ अपने बेटों का भला चाहती है, अपनी जान देकर भी। तो ये 18 दिन के लिए हम आपके माँ बाप हैं। आप हम पर विश्वास करो कि हम आपको वास्तव में कुछ न कुछ नया देना चाहते हैं, आपके जीवन का उत्थान करना चाहते हैं, उसमें निमित्त बनना चाहते हैं। करता तो हम हो ही नहीं सकते। आप 18 दिन हम पर विश्वास करोगे, 19वें दिन इतना पूरी दुनिया में आप पूरे अनादिकाल से घूम रहे हो संसार में,
और हमने जितने दुनिया के तरीके हो सकते हैं, यम नियम संयम त्याग विराग अथाग लयो पुनि, क्या क्या किया नहीं हमने। पिक्चर में भी गए और मंदिर में भी गए, सब कुछ किया हमने, लेकिन सुख नहीं मिला ना, तब तो यहाँ बैठे हैं ना अपन। यदि पूर्ण सुखी होते तो कोई यहां नहीं आने वाला, जो पूर्ण सुखी हो। दो व्यक्ति परीक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कौन कौन? एक वो जिसे कभी तैयारी नहीं होनी है। आज एग्जाम है आपका, ठीक है, ले लीजिए सर। 10 दिन बाद एग्जाम है, ठीक है, कर दे देंगे साहब, क्या चिंता है। क्योंकि आज भी तैयारी नहीं करनी थी हमको, आज भी जीरो ही आना है, और 10 दिन बाद भी जीरो ही आना है, कुछ करना नहीं है। और एक दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसे सब कुछ आता है, तो कहता है आज ले लो, 10 दिन बाद ले लो, कभी भी ले लो, मैं तो तैयार ही हूं। बीच वाले सारे लोगों के लिए प्रश्न होता है कि आज दिया जाए, कल दिया जाए, परसों दिया जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। हम बीच वाले हैं, हमें सब कुछ आता नहीं है, पूर्ण सुखी नहीं है, और हमें सुख का मार्ग खोजना है। तो इसलिए आप हम पर थोड़ा विश्वास करें 18 दिन के लिए इसका। लेकिन ये विश्वास साधारण विश्वास नहीं है, ये मां वाला विश्वास है। आपने दादा से एक कथा नहीं सुनी होगी, मैं सुनाता हूं, आप चिंता नहीं करें, मैं 5:45 पर बंद कर दूंगा इसको। 8 मिनट हमारे पास है, जितना होगा ठीक है, बाकी कल सुबह लूंगा। और उस पूरे की वीडियो आप बालबोध वाले भी, प्रवेशिका वाले भी जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे नए तथ्य आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको 18 दिन के लिए एक गाइडलाइन मिलेगी, जिसको सुने बिगर आप इस कोर्स के कैरी कलम को पचा नहीं पाएंगे। उल्टी हो जाएगी या दस्त हो जाएगा। दादा वो उदाहरण देते थे हमेशा कि दो दोस्त थे, बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं, मनोरंजन नहीं करना आपको, मेरे को कोई बात कहनी है, इसलिए मनोरंजन स्टाइल में 15 मिनट में लगता है, मैं भी 2 मिनट में बताऊंगा आपको। दोनों दोस्त एक पुराने जमाने की बात है, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, रास्ते में रात हो गई, तो अभी क्या करें, दोनों को सोना है, दोनों एक साथ सोएंगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए एक नक्की ये हुआ कि एक जना सो जाएगा, दूसरा जना जागेगा। रात में एक दोस्त जगा हुआ था, मिस्टर ए जगे हुए थे, मिस्टर बी सो रहे थे। ए ने देखा कि एक सांप आया और बी को काटने वाला है। उसने उसे बोला कि सांप को कि तुम चले जाओ, मैं इसकी सेवा में हूं, यदि तुम इसे काटने की कोशिश करोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें मारूं। सांप बोला कि तुम्हें मारना हो तो मारो, नहीं मारना हो तो मत मारो, लेकिन मैं तो इसे जरूर काटूंगा। क्यों काटोगे तुम? इसलिए काटूंगा क्योंकि इसने मेरी पत्नी की हत्या की थी, और जब इसने हत्या की थी तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि कभी भी मौका लगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका खून पीऊंगा। इसलिए मुझे इसका खून पीना जरूरी है, नहीं तो मेरी पत्नी के साथ मैं अन्याय करूंगा। तो वो मिस्टर ए बोले तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। बोले क्या करोगे? बोले मैं एक काम करता हूं, इसका खून निकाल के तेरे को दे देता हूं, तो खून पी ले, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी कि मेरे को इसको रक्षा करना, नहीं तो मेरे को तेरे को मारना पड़ेगा, तू काटेगा तो हमारा दोनों का युद्ध होगा, उसका परिणाम जो भी हो। तो सांप तैयार हो गया, उसने उसका गले पे रेती चलाई, खून निकला, उसकी नींद खुल गई। तो उसने देखा सोते हुए दोस्त ने, बी ने, कि कौन क्या हुआ। आंख खोली, देखा अरे मेरा दोस्त है ए, उसी ने चलाई है, और वो आंख बंद करके सो गया। इतना विश्वास आपको हम पर करना पड़ेगा कि यदि वो गला भी काट रहा है तो मेरे भले के लिए काट रहा होगा। 18 दिन बाद आप हमें पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देना कि क्या 18 दिन बर्बाद करवा दी, कोई बात नहीं, एक बार ट्रायल ले लो, पूरी जिंदगी हो गई,
अनादिकाल हो गए, इतने सारे गुरुओं के पास गए। अब 18 दिन ट्रायल करने में क्या बुराई है, आ तो गई है। बहुत सारे लोगों को रहना भी मजबूरी है कोई ना कोई कारण से, लेकिन मजबूरी में किया गया काम से रिजल्ट नहीं आएगा। अपने मन से जो काम किया जाएगा, लग करके जो काम किया जाएगा, उसका मजा कुछ और है। तो मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप हम पे विश्वास करें, हम आपको नई चीज देखें, नया नया प्रमेय आपको मिलेगा, नई स्टाइल मिलेगी आपको सीखने की, आपका चिंतन धारा को बदलेंगे। हमारा काम क्या है, हम आप में कोई परिवर्तन नहीं करते, हम आप में कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, हम आपके सोचने के तरीकों को इन्फ्लुएंस करेंगे कि इस तरह से नहीं, इस तरह से सोचा जाए। जब मैं ये बात बोलता हूं तो बोले आप करोगे क्या, कौन सी इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो, क्या कर दोगे हमको, हम तो सब जानते हैं, बालवोत पाठमालाएं पढ़ करके आए हैं। अच्छा, पढ़ करके आए हो, मान लेते हैं। मैं पूछता हूं आपसे, पढ़ करके आए हो ना आप, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, बालबोध वाले भी जानते हैं, परिवेशिका वाले भी जानते हैं, जानते हो ना आप अच्छी तरह से। किसे कहते हैं द्रव्य, गुणों के समूह को द्रव्य। गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, उसे गुण कहते हैं। पर्याय, द्रव्य में होने वाले प्रति समय, गुणों में होने वाले प्रति समय के परिणाम को पर्याय। परीक्षा हुई, प्रश्न पूछे, जवाब दिया, 100 में से 100 नंबर मिल गए। आप कहते हो कि मैं तो इसका ज्ञानी हूं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मेरा एक रुमाल है, ये मेरे रुमाल का रंग सफेद है, इसमें 3 वाक्य आए, मेरे रुमाल का रंग सफेद है, इसमें रुमाल, रंग और सफेदी 3 शब्द आए हैं। रुमाल क्या है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय। रुमाल जो शब्द है वो द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। अकेले ये बोलने से काम नहीं पड़ेगा कि ये गुण है, फिर आपको सिद्ध करना पड़ेगा गुण कैसे है, कैसे, परिभाषा से। उस परिभाषा को इस रुमाल की परिभाषा पे घटाओ। यदि आप सिद्ध कर सकते हो तो ठीक है, बताओ कौन करना चाहेगा, हाथ खड़ा कीजिए। मेरे रुमाल का रंग सफेद है, इसमें रुमाल द्रव्य है, गुण है या पर्याय है। आपको आता है ना, 100 में से 100 नंबर आए थे ना, बालबोध की परीक्षा दी थी तब। अब हम आपको इस तरह से बताएंगे, बताओ भाई बताओ, चलो 1-2 हाथ खड़े हुए पूछ लेते हैं। रुमाल पर्याय है क्योंकि द्रव्य तो परमाणु होता है और उसकी पर्याय स्कंद होती है। नहीं, रुमाल पर्याय है, आप ऐसा बोल रहे हो। अब परिभाषा से घटाओ 3 परिभाषाएं अपने सामने हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। गुणों में होने वाले प्रति समय के कार्य को पर्याय कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से पर्याय को घटाओ कि रुमाल पर्याय इसलिए मैं कहता हूं कि द्रव्य है।